एनोड seems like to be from anode, so it is also known as anode ray. एनोड रे, ये डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, बस इधर वाला पार्ट कर लेना कि इसको परफोरेटेड बना दिया गया और यहाँ पर क्या बना दिया गया बोलो, ये ZNS की कोटिंग अब इधर कर दिया गया। अब ये जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल ये इधर की तरफ आने लगेंगे, तो अब इनका रे जो किधर की तरफ दिखाई देगा, ये इधर की तरफ, ये मतलब ये उधर की तरफ जा रहा है और ये इधर की तरफ आ रहा है। प्रॉपर्टीज ऑफ एनोड रे, प्रॉपर्टीज ऑफ एनोड रे, properties of anode ray, एनोड रे। पहला पॉइंट सेम ही रहेगा, all anode rays travels in straight path with high velocity, travels in straight path with high velocity, ब्रैकेट में लिखो बट लेस देन कैथोड रे। अगर आप छोटी से क्वेश्चन पूछ दे आपसे कि एनोड रे की वेलोसिटी ज़्यादा है कि कैथोड रे का, क्या कहोगे? कैथोड की वेलोसिटी क्या है? ज़्यादा है, क्योंकि कैथोड बेसिकली इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन का मास कम होता है, इसका मास क्या है? ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन का जो स्पीड होता है या वेलोसिटी क्या होता है? ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू प्रोटॉन। सेकेंड पॉइंट लिखना कि ये लिखना, उसमें जो लिखवाए थे ना कि शैडो वाला और एक व्हील और पैडल वाला, वो दोनों पॉइंट क्या हो जाएगा? सेम होगा। तो उस पॉइंट को रिपीट ना करा कर लिख लेना कि सेकेंड एंड थर्ड पॉइंट ऑफ द कैथोड रे, सेकेंड एंड थर्ड पॉइंट ऑफ कैथोड रे विल बी सेम फॉर एनोड रे ऑल्सो। ये लिखवा दे पूरा, बोलोगे भी तो हम नहीं लिखवाएंगे, क्या फालतू की चीजें लिखना बार बार। जो उसमें लिखवाएं कि भाई वो भी किसका फॉर्मेशन करेगा, यहाँ पर कोई पार्टिकल लिख दो तो ये भी किसका फॉर्मेशन करेगा? शैडो का। इसका मतलब है कि इसका भी अपना क्या एक एनर्जी है। दूसरा है कि स्मॉल व्हील या पैडल यहाँ पर रख दो तो ये इसको क्या करेगा? रोटेट करने लगेगा, मतलब इसका अपना क्या है एक ये मास। ये दोनों चीजें कॉमन आ गया। फोर्थ पॉइंट वहां पे क्या लिखवाए थे? वो नेचर ऑफ गैस के इंडिपेंडेंट था, क्योंकि वो सारी चीजें इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा था तो ये उधर की तरफ जा रहा था। अब यहाँ पर देखो, ये एक H+ रिलीज कर रहा है, एक C+ और एक N+, क्या इन सभी के मास सेम होंगे? तो इसका मतलब है कि ये नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करेगा। तो फोर्थ पॉइंट लिखना कि एनोड रेज आर डिपेंडेंट ऑन द नेचर ऑफ गैस। तो ये एनोड रे वाली चीजें समझ में आया आपको? तो ये बेसिकली अगर हाइड्रोजन लेंगे तो H+ मिलेगा, कार्बन लेंगे तो C+। तो बेसिकली ये जो पॉजिटिव इधर आ रहा है ये सब क्या है आपके? ये अलग अलग। क्लियर है? तो इसी तरीके से इसको ध्यान में भी रखना है। जैसे हम लोग कहते भी है ना कि अगर चलो लास्ट क्लास में डिस्कस भी किए थे कि अगर ह्यूमन ब्लड लेना है तो हम लोग नहीं देखते कि कौन सा रिलीजन है, कौन सा कास्ट है, कौन सा कंट्री है, कौन सा लोकेलिटी है ना। लेकिन अगर बात करें किडनी ट्रांसप्लांट पे तो देखेंगे भाई DNA मैच करना चाहिए लगभग। इसमें देखना कि किडनी ट्रांसप्लांट कहाँ पर होते हैं? विद इन फैमिली मेंबर ही होते हैं। बात समझ में आ रहा है ना? तो DNA को मैच कराया जाता है, तो वहाँ पर वो क्या हो गया? नेचर डिपेंडेंट हो गया। नहीं तो अगर किसी दूसरे आदमी का किडनी लगा लो तो बॉडी की इम्यूनिटी सिस्टम उसी को ख़त्म कर देगा। बात समझ में आ रहा है ना? इम्यूनिटी सिस्टम ख़त्म कर देगा। चलो अब हम लोग थर्ड पॉइंट पर आते हैं, दैट इज डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। ये आसान है एकदम।
It is given by जेम्स चैडविक, है ना। It is given by James Chadwick. It is given by James Chadwick. लिखना, he bombarded alpha particle. He bombarded alpha particle. He bombarded alpha particle on beryllium atom. He bombarded alpha particle on beryllium atom and found a neutral species having some mass. A neutral species having some mass is called neutron. तो ये अल्फा पार्टिकल है 2,4। ये रिएक्शन हम लोग पहले भी देखे थे डाल्टन्स के ड्रॉबैक में, लेकिन उस समय हमारे लिए इंपॉर्टेंस जो देखो क्या था, उस समय इंपॉर्टेंस हमारे लिए ये था, कार्बन था ना, कि ये दोनों एटम डिस्ट्रॉय हो गए, उसका फॉर्मेशन हो रहा। लेकिन इस बार क्या है कि जब इनका इसके ऊपर हम बॉम्बार्डेड कर रहे हैं तो देखो 2 और 4 ये ऐड होकर के कितने हो गए 6, ये 4 और 9 कितने हो जाएंगे 13, तो लेकिन है कितना यहाँ पर 12। तो यहाँ पर एक ऐसा न्यूट्रल स्पीसीज फॉर्म करता है और सिर्फ इसका क्या होता है मास होता है, और इसी का क्या नाम रख दिया गया ये न्यूट्रॉन। बस इतना ही है इसमें। इसके बारे में हम लोग चार्ज के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, इसका मास वगैरह डिस्कस कर चुके हैं हम लोग, उसमें मोल कंसेप्ट में कर लेते हैं, पढ़े हो ना, फंडामेंटल पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, उसके मास और चार्ज, हाँ या ना बोलो। तो ये उसी समय मोल में ही हम लोग देख लेते हैं इसको। अब नेक्स्ट टॉपिक लिखना है रदरफोर्ड थ्योरी। रदरफोर्ड थ्योरी जिस प्रकार से डाल्टन्स को फादर ऑफ क्लासिकल केमिस्ट्री कहते हैं ना, तो रदरफोर्ड को फादर ऑफ क्लास, इसमें मॉडर्न फिजिक्स में इनका नाम आता है, रदरफोर्ड का आता है, लेवोइजर है उनका भी नाम आता है। तो बेसिकली ये पहला साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक्सपेरिमेंट किए और एटम्स के स्ट्रक्चर के बारे में बताए। क्या डाल्टन्स ने कोई एक्सपेरिमेंट किया था? नहीं किया था। क्या जे थॉमसन ने एक्सपेरिमेंट किया था? जे थॉमसन एक्सपेरिमेंट किया था, वो तो वाटरमेलन और प्लम पुडिंग और केक बना रहा था, वो एक्सपेरिमेंट है। अरे ठीक है, एटॉमिक थ्योरी पर बात करते हैं, वो तो चोरी किया था, जे थॉमसन तो चोरी किया था, डिस्कवरी ऑफ इस तरीके से। तो रदरफोर्ड का जो थ्योरी है ना, ये सबसे पहला थ्योरी था जो एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स पे डिपेंड किया था ना, तो कहीं भी लिख सकते हो, first theory which was based on experimental facts. First theory which was based on experimental facts. ये एक्सपेरिमेंटल पर बेस्ड थ्योरी है, और इसका नाम क्या था बोलो? गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट। ये उस ज़माने का सबसे फेमस एक्सपेरिमेंट था, उस ज़माने का सबसे फेमस एक्सपेरिमेंट था गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट। गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट में देखो क्या करता है, ये इसके अंदर में रेडियो एक्टिव मटेरियल, ये रेडियो एक्टिव मटेरियल क्या करता है, वो अल्फा इमिशन, बीटा इमिशन, गामा इमिशन करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग मान के चले कि इसके अंदर में कौन सा इमिशन हो रहा है, अल्फा इमिशन हो रहा है। अल्फा इमिशन होगा तो ये न्यूक्लियर फिजिक्स या न्यूक्लियर केमिस्ट्री में मिलेगा आपको, ऑल्दो टॉपिक में नहीं है लेकिन हम पढ़ाते हैं इसको।
न्यूक्लियर केमिस्ट्री पहले था सिलेबस में, लेकिन उसको बाद में सिलेबस से हटा दिया गया, न्यूक्लियर फिजिक्स रख दिया गया। लेकिन फिर भी न्यूक्लियर से क्वेश्चन आते हैं और बहुत सारे बुक में मिलेगा आपको। अगर नरेंद्र अवस्थी में देखोगे तो न्यूक्लियर केमिस्ट्री से रिलेट करीब 25 से 30 क्वेश्चन है। तो ये टॉपिक को भी हम लोग पढ़ाते हैं आफ्टर केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स से तुरंत ये बाद में पढ़ाएंगे। तो यहाँ पर क्या होता है कि रेडियो एक्टिव मटेरियल है और ये क्या करता है, इमिशन होता है, एनर्जी रिलीज होता है, ये मान लो इस तरीके का रे के फॉर्म में है। तो वो इसको क्या कर रहा कि इस तरीके से एक थिन गोल्ड फॉइल ले लिया जिसका 10⁻⁴ सेंटीमीटर ये क्या है, गोल्ड का फॉइल है, और ये रे को इससे पास कराया जा रहा है। ये बेसिकली अगर एटम इसको फॉर्म करे तो ये क्या दिख रहा है आपको, एक ये छोटे छोटे पतले से एटम्स इसके, गोल्ड का क्या है ये एटम्स है। ये एक्सपेरिमेंटल चीज़ है, यहाँ से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहला ही वर्ड यूज करते हैं वाई गोल्ड। क्या ये बप्पी लहरी था? हाँ, वाई गोल्ड। इसने गोल्ड ही क्यों यूज किया? मोस्ट वैल्यूएबल है। हाँ, तो एक पॉइंट लिखना है इसमें, लिखो लिखो, लिखना है ना। फर्स्ट पॉइंट लिखना, गोल्ड क्या होता है, हाईली मेलिएबल होता है। वर्ड लिखो हाईली मेलिएबल, मतलब ये थिन शीट में कन्वर्ट किया जा सकता है। बहुत थिन शीट में कन्वर्ट होते हैं गोल्ड। गोल्ड मेडिसिन में भी यूज होते हैं, मेडिसिनल में भी आते हैं, है ना। गोल्ड, सिल्वर, सोना चांदी च्यवनप्राश, उसका एक एग्जांपल है। पुराने जितने भी रईस लोग हैं, राजा महाराजा लोग हैं, ये लोग थे ना, वो गोल्ड के बर्तन में खाना बनवाते थे और गोल्ड कि उसके न्यूट्रिएंट्स वहाँ पर बनते थे उन सब के। तो ये सोना चांदी इस तरीके से। सेकेंड पॉइंट क्या होगा, गोल्ड एक इनर्ट और नॉन रिएक्टिव चीज़ें हैं। अगर मान लो कोई रिएक्टिव चीज़ें लेते और इतने तरीके का हाई बीम अल्फा इमिशन करते तो उसके साथ में हो सकता है कि रिएक्ट कर जाता। तो लिखना, सेकेंड पॉइंट लिखना, गोल्ड इज इनर्ट नॉन रिएक्टिव, गोल्ड इज इनर्ट कॉमा नॉन रिएक्टिव और नोबल मेटल। नोबल मेटल में इसके कैटेगरी में आता है गोल्ड और प्लैटिनम। कुछ लोग सिल्वर को भी काउंट करते हैं नोबल मेटल में, लेकिन सिल्वर सल्फाइड का फॉर्मेशन करता है। तो देखना कि चांदी के जितने भी ज्वेलर्स देखोगे तो वो सब क्या होता है, काला हो जाता है। पायल वगैरह देखो कुछ दिनों में, तो रीज़न सल्फर। गोल्ड काला हो जाता है? हाँ, नहीं होता ना काला, हो जाता है गोल्ड काला, नकली वाला होगा। होता काला? नहीं होता। अगर अच्छे क्वालिटी का लो तो काला नहीं होगा, है ना, क्योंकि रिएक्ट नहीं करता। ये बात को समझो, वो रिएक्ट ये नहीं करता। तो एक ही हो गया। तीसरा पॉइंट लिखना, गोल्ड इज हाईली डेंस मेटल। ये जो गोल्ड होता है वो क्या होता है, हाईली डेंस मेटल होता है। गोल्ड इज हाईली डेंस मेटल, और इसकी डेंसिटी कितना होता है, 19.2 ग्राम पर मिलीलीटर और 19.2 केजी पर लीटर। तुमको लगता होगा कि गोल्ड और आयरन में ज़्यादा डेंस कौन होगा? इतना जानकारी है? हाँ, सच्चाई भी है। गोल्ड जो होता है वो आयरन से ये ज़्यादा डेंस होता है। सबसे हाईली डेंस में आता है इरिडियम आता है ना, फिर ऑस्मियम आता है। इरिडियम होता है 22.57, ऑस्मियम होता है 22.4 भी है, कहीं पर 22.37 होता है ऑस्मियम। ये सब हाईली डेंस है। सोचो इसकी डेंस का मतलब, इमेजिन करो कि 1 लीटर की जो पानी की बोतल है उसमें पानी फेंक करके अगर हम गोल्ड भर दे तो 19.2 केजी का एक डंबल बन जाएगा। कहाँ गया वो जिम वाला लड़का? गायब है आज। हाँ, जिम गया ना, ठीक है। तो कल देखे ना, बाल भी जॉन सीना टाइप का कटा गया था। तो देखो यहाँ पर ये हाईली डेंस मेटल है। गोल्ड क्या होता है, एक हाईली डेंस मेटल। जब पढ़ाते हैं तो बच्चों को याद दिलाने के लिए भी कहते भी, समझाते भी है
कि चोर को एक बाल्टी सोना दे दो तो लेके नहीं भाग सकता, तो बच्चा सबसे पहले सोचता है अरे सर क्या बोल रहे उल्टा पुल्टा। एक बाल्टी मतलब एवरेज 10 लीटर मान के चलो, 10 लीटर से बड़ा ही होता, और 10 लीटर में कितना आ जाएगा 192 kg। तो ये जो ओलंपिक वगैरह में पावर लिफ्टर वगैरह भी होते हैं वो 160-70 kg उठा करके वहीं पटक देते हैं, और 190 kg का वो तो पावर लिफ्टर है, पूरी जिंदगी उसी में लगा दिया। चोर तो नॉर्मली पतला दुबला होता है ना, मोटा चोर नहीं देखे होगे। हाँ, तो इसलिए कहते हैं कि ये सब, इसलिए देखना कि जब भी हम कोई मूवी वगैरह देखते हैं तो हम जिसमें गोल्ड की स्मगलिंग होती है, जैसे प्लेयर्स है, वंस अपॉन टाइम मुंबई है, डॉन है, तो देखते तो हमको हंसी आता है। क्यों? क्योंकि कार्टून में लेकर के गोल्ड लेकर स्मगलिंग जो होती है लेकर के दौड़ता है, और वो जो कार्टून है वो एटलीस्ट 20 लीटर का जो वॉल्यूम दिखाई दे रहा है वो 20 लीटर का दिखाई दे रहा है, और 20 लीटर का मतलब हो गया मैम 380 kg से ऊपर। 380 kg मतलब एक नॉर्मल इंसान तो नहीं लेके घूम सकता है उसको, और लेकर के दौड़ता है। इसलिए देखे ना, कभी इसमें देखना कि इसमें भी बहुत सारी वीडियोस है यूट्यूब में या रील्स में थी, दुबई वगैरह के मॉल वगैरह में वो ग्लास का एक रहता है, उसके अंदर हाथ डाल करके सोने के बिस्किट निकालना रहता है, देखे हो ना, और मैक्सिमम आदमी नहीं निकाल पाता। रीजन, गोल्ड हाईली डेंस है। गोल्ड क्या है? हाईली डेंस है। तो इसमें एक ऐसा डेंस मेटल भी चाहिए था कि अल्फा पार्टिकल से ठीक ठाक रिएक्ट कर पाए। अगर ये बहुत हल्का होता तो क्या होता, ये उड़ जाता वहां से। बात समझ में आ रहा? तो ये क्या है? एक्सपेरिमेंट है। ये लिख लियो इसको, है ना, लिख लियो सभी इसको। इसके बाद में लिखना ऑब्जर्वेशन। ये एक्सपेरिमेंट किया, उसके बाद क्या ऑब्जर्वेशन आएगा, फिर कंक्लूजन क्या होंगे, उसी तरीके से रदरफोर्ड थ्योरी को पढ़ना होगा। बना ली इसको। अब ये जो एटम्स के जो चेन दिख रहे हैं ना, इसको हम जूम करने वाले हैं, जितना इमेजिन करो उतना जूम कर रहे हैं। किसी एक एटम को अब हम क्या कर रहे हैं, इसको जूम कर रहे हैं। ये इसको यहाँ पर बना दे रहे। वो जो पिछले बार जो छोटा सा एटम दिख रहा था ना, वो यही एटम है। ये एटम को हम यहाँ पर कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो रदरफोर्ड को इसमें ऑब्जर्वेशन क्या हुआ कि ये जो अल्फा रे है ना, वो जैसे यहाँ से गया वैसे ही क्या हो गया, ये बोलो, ये पास कर गया। जैसा आया ये वैसा ही क्या हुआ, ये पास कर गया। साथ साथ में बनाते चलो। इसके लिए स्किल की जरूरत नहीं है ना। चलो बनाओ जल्दी जल्दी, बना लिए। एक ऑब्जर्वेशन ये आया
दूसरा देखो ऑब्जर्वेशन क्या आया, ये इसके पास आया और ये क्या हो गया, बोलो, ये डेविएट हो गया, ये इसके पास आया और वो डेविएट कर गया, और जो जितना पास आया बोलो उतना डेविएट हुआ, है ना, जो जितना पास में आया उतना डेविएट हुआ। ये क्या है, अल्फा पार्टिकल्स। बेसिकली अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज हीलियम एटम को ही क्या कहते हैं हम लोग, अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल न्यूट्रल हीलियम एटम नहीं होता है, वो क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज हीलियम एटम। बना ली इसको, नहीं बनाया, चलो बनाओ इसको। ये जो व्हाइट लाइन है वो क्या हो रहा, पास कर जा रहा, क्यों पास कर जा रहा, मान लो हम कुछ पढ़ाएं और सब तुम्हारे माथे के अंदर से पास कर जाए, इसका क्या मतलब है, इसका माथा खाली है, नहीं भूसा भरा रहेगा तो रुक लेगा, माथा क्या है, खाली है। ऐसे भी आपको पता होगा कि ब्रेन में 90% वाटर ही होता है, कितना होता है, नहीं ब्रेन में, बॉडी में 70 होता है। देखो बायोलॉजी नहीं पढ़े तो थोड़ी मजाक उड़ा दोगे, ब्रेन में 90% वाटर होता है, इसलिए लोग ब्रेन को बचा कर रखते हैं। थोड़ा सा हल्का सा भी झटका उटका लग जाए ना, जरूरी नहीं है कि वो पूरा सिस्टम ही हिल जाता है पूरा, इसलिए आप पढ़ोगे। अभी मेरे एक स्टूडेंट को पहली बार उसको ब्रेन मिला तो फोटो खींच करके अपलोड किया हुआ था फेसबुक में और भेजा भी कि सर पहली बार हमको ब्रेन छूने को मिला। किसी का होगा, मेडिकल कॉलेज में तो मिलते ही ये सब चीज़ें। हाँ क्या बोले, क्या बोले, क्या हुआ, उससे पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, इन सब चीज़ों से ऊपर आ गया है, इन सब चीज़ों से ऊपर आ गए ऐसी चीज़ें। अब ये ब्रेन देख ले, ये सब चीज़ें, चलो यहां पर देखो क्या कह रहे हैं कि ऑलमोस्ट अल्फा पार्टिकल पासेस थ्रू द एटम। पहला पॉइंट लिखना, ये ऑब्जर्वेशन है, ऑलमोस्ट अल्फा पार्टिकल ब्रैकेट में लिखना मोर देन 90%, ऑलमोस्ट अल्फा पार्टिकल ब्रैकेट में लिखना मोर देन 90%, सॉरी 99%, मोर देन 99%, ऑलमोस्ट अल्फा पार्टिकल ब्रैकेट में लिखना मोर देन 99% ब्रैकेट बंद, पासेस थ्रू द एटम, वो एटम्स को पास करके चला गया। ठीक है, किसी भी बच्चे को बाहर जाने के लिए, आने के लिए पूछने की जरूरत कि नहीं। ठीक है, यहां पर अगर हम बात करें कि इस तरीके से कि ऑलमोस्ट अल्फा पार्टिकल क्या होगा, ये पास कर जाएगा। ऑलमोस्ट का मतलब मोर देन 99%। सेकेंड पॉइंट लिखना,
few alpha particles ब्रैकेट में लिखना लेस देन 1%, few alpha particles ब्रैकेट में लिखना लेस देन 1% deviated from their path, deviated from their path, ब्रैकेट में लिख लो 1 डिग्री टू 179 डिग्री, मतलब 1 डिग्री से कम डेविएशन है तो नहीं मानेंगे, 1 डिग्री से लेकर के 179 डिग्री, 1 डिग्री से कम डेविएशन है तो उसको नहीं मानेंगे, चलो छोड़ देते हैं, माफ़ कर देते हैं। 179 डिग्री से है तो उसको भी माफ़ कर देंगे। ये एग्जैक्ट पॉइंट है रदरफोर्ड का, ऑल द बुक वगैरह में नहीं लिखता, हम लोग कभी लिखाते हैं, कभी मन होता नहीं लिखाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि ये डेविएट हो रहा है, और जो जितना पास गया उतना डेविएट हुआ, जो जितना पास जाएगा उतना क्या होगा, उतना डेविएट होगा, ठीक है। तो लिखना अल्फा पार्टिकल्स नियरर टू सेंटर of the atom will get more deviation, मतलब मान लो कि हम बहुत बदमाश आदमी है, बहुत बुरे इंसान है, तो मेरे साथ जो 12 घंटा रहेगा वो ज़्यादा डेविएट होगा। कुछ ऐसे आदमी है जो मेरे साथ 4 घंटा रहेगा, वो थोड़ा क्या होगा, कम डेविएट। कोई ऐसा आदमी है जो वीक में एक बार मिलेगा, वो क्या होगा, डेविएट। स्कूल में देखे होंगे कि जो बदमाश बच्चा है तो उसका एक सबसे फास्ट फ्रेंड होगा, वो भी सबसे ज़्यादा डेविएटेड होगा, फिर एक होगा सेकंड फास्ट फ्रेंड होगा, वो से थोड़ा कम डेविएटेड होगा। तो ये लेकिन डेविएशन होता है, ये वही कह रहे हैं कि जो जितना पास में आएगा उतना क्या होगा, उतना वो डेविएट करेगा। ये थोड़ा सा दूर से है तो ये कम डेविएट हुआ, ये चीज़ें क्लियर है। तो इसी को हम कह रहे हैं कि डेविएशन है, ये सिर्फ ऑब्जर्वेशन है, रीजन हम नहीं देख रहे हैं। थर्ड पॉइंट लिखना वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स, थर्ड लिखना वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स, ब्रैकेट में लिखना 1 out of 20,000, वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स 1 out of 20,000, ब्रैकेट बंद करना और लिखना रिटर्न बैक, लिखना रिटर्न बैक फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ एटम, रिटर्न बैक फ्रॉम न्यूक्लियस ऑफ एटम। ये किसका ऑब्जर्वेशन था, रदरफोर्ड का। अब जैसा जैसा ऑब्जर्वेशन है वैसा ही वो कंक्लूजन निकालेगा। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखना कंक्लूजन। अरे लैब रिकॉर्ड ऐसे ही बनाए होंगे ना प्रैक्टिकल्स में, तो ये वैसा ही है। कंक्लूजन, पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा कि ऑलमोस्ट अल्फा पार्टिकल पास कर जा रहा, इसका मतलब क्या है, एटम क्या है, किसके पास ऑलमोस्ट स्पेस एम्प्टी है, या एटम ही जो होलो स्फीयर है। तो ये चीजें दिख रहा होगा कि न्यूक्लियस इतना छोटा और ये रेडियस बड़ा है। क्या न्यूक्लियस और छोटा होगा कि एटम छोटा होगा, कंपैरिजन अगर करें तो न्यूक्लियस छोटा होगा। रीजन, हाँ नहीं तो है तो अंदर है, अभी भी अंदर है। अरे सुनो, इसको अगर और छोटा कर दे या इसको और बड़ा कर दे, चलो देखो इसमें बहुत सारे बच्चों को पता है कि ये पास इसलिए कर गया क्योंकि क्या है, होलो स्फीयर है। उसी चीज़ों के नॉलेज को देखो कैसे बढ़ाते हैं। लिखना कंक्लूजन का पहला पॉइंट, atom is a hollow sphere, atom is a hollow sphere and it has almost empty space। almost क्या है, खाली है। इसको देखो इमेजिन कराते हैं, देखो तो फिर धीरे धीरे सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आएगा, है ना, टॉपिक को और वो एक्चुअल फैक्ट के साथ में। जब यहाँ पर हम लोग कंपेयर करें, तुम बताना यहाँ पर कि रेडियस ऑफ न्यूक्लियस कितना होता है, बोलो
-15 मीटर, जिसको हम लोग क्या कहते हैं 1 फर्मी। रेडियस ऑफ एटम जो है वो अप्रोक्सीमेट कितना होता है 10⁻⁻10 मीटर। ये किस में लेते हैं हम लोग एंगस्ट्रॉम में। देख लेना कि हाइड्रोजन का 0.53 एंगस्ट्रॉम होता है, ये ऑलमोस्ट सब इसी के आसपास ही रहते हैं, एंगस्ट्रॉम के आसपास ही रहते हैं। तो इन दोनों में क्या रिलेशन है, रेडियस ऑफ एटम जो है और रेडियस ऑफ न्यूक्लियस में क्या रिलेशन है, कौन बड़ा है, कितना बड़ा है 10⁵ टाइम्स। सोचो कि न्यूक्लियस और एटम में कितना डिफरेंस है ना। छोटा सा कि इमेजिन करो, अगर ये मान लो कि इमेजिन करो ये 1 सेंटीमीटर, तो ये कितना होगा 10⁵ सेंटीमीटर। तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि 1000 मीटर हो जाएगा। इसका मतलब ये क्या हो गया 1 किलोमीटर। इसका मतलब है कि न्यूक्लियस अगर 1 सेंटीमीटर होगा, इतना न्यूक्लियस कितना होगा 1 सेंटीमीटर, तो एटम क्या होगा पूरा, ये हिनू का 1 किलोमीटर का रेडियस सोच लो। बात समझ में आया। तो इमेजिन करो कि अब तुमको समझ में आ गया हो कि एटम सही में खाली है। अगर न्यूक्लियस कितना हो जाए 1 सेंटीमीटर, इतना ही होगा 1 सेंटीमीटर इतना है, तो एटम कितना बड़ा है 1 किलोमीटर। इमेजिन करो कि ये इतना बड़ा, इसलिए एटम क्या है एक हॉलो स्फीयर है। तो कंक्लूजन समझ में आया। ये चीज़ पढ़ते भी हैं, तो ये लिख लेना कि रेडियस ऑफ एटम इज 10⁵ टाइम्स बिगर देन रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। इसलिए 99% से ज़्यादा क्या है खाली है, सिर्फ उस पर जितने भी अल्फा पार्टिकल गए वो क्या हो गया ये पास कर गया। लिख लिया इसको। अब देखो क्या है, सेकेंड ऑब्जर्वेशन हमको क्या मिला था कि कुछ डेविएट हो जा रहे थे पाथ से, और न्यूक्लियस के जितना ज़्यादा पास जा रहे थे उतना डेविएट हो रहा था। तो हम लोग यहाँ पर जो पार्टिकल भेज रहे थे वो क्या था अल्फा पार्टिकल, दैट इज पॉजिटिवली चार्ज हीलियम एटम। और कभी भी रिपल्सन कहाँ होता है लाइक चार्जेस में। कभी एक काम देखना करना कि दो मैग्नेट को, सेम पोल को मैग्नेट को लेना और ये लेकर के आना। जब हम लोग छोटे थे ना तो टेप रिकॉर्डर, वॉकमैन, इन सब का स्पीकर जब खराब हो जाता था खोल लेते तो उसका मैग्नेट निकालने के लिए, और खूब खेलते थे। हम अपनी बात कर रहे हैं, तुम लोग के टाइम तो टेप रिकॉर्डर ये सब कम हो गया होगा। अच्छा, तो टेप रिकॉर्डर वगैरह में या इस तरीके से रहता था, तो हम लोग उसके मैग्नेट को निकाल करके, और मैग्नेट को मतलब अट्रैक्शन में जितना मज़ा नहीं आता था उतना रिपल्सन में मज़ा आता था। तो दो सेम मैग्नेट को लेकर के पास लेकर के आते थे, दोनों के बीच में मैग्नेटिक फील्ड होता था, जनरेट ऑफिस जितना पास लेने आया वो ये भाग जाता था उधर। तो बेसिकली ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि इनके ऊपर कैसा चार्ज है पॉजिटिव, यहाँ भी क्या है पॉजिटिव। ये इसके पास आया तो क्या हो गया डेविएट हो गया। वही कह रहे हैं कि जो जितना पास आएगा उतना डेविएट हो गया। तो इसका मतलब, और ये ऐसा डेविएशन यहाँ पर नहीं हुआ, ऐसा डेविएशन इस साइड नहीं हुआ, तो डेविएशन जो है सिर्फ सेंटर पर हो रहा है। इसका मतलब रदरफोर्ड को ये समझ में आया कि सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज कहाँ पर है सेंटर पर है, दैट इज न्यूक्लियस ऑफ एटम। समझ में आया सेकंड कंक्लूजन। तो लिखना ऑलमोस्ट positive charge of the atom, almost positive charge of the atom is present in the nucleus of atom, लिखना, because it is deviated, it is नहीं, because they deviate। ये डेविएट थोड़ी हो रहा था, डेविएट कौन हो रहा था अल्फा पार्टिकल ना, इसलिए बिकॉज दे डेविएट अल्फा पार्टिकल विच इज
अल्फा पार्टिकल विच इज पॉजिटिव आयन, विच इज अ पॉजिटिव आयन। अगर ये निगेटिव होता, ये निगेटिव होता तो ये इधर गया, इसे इसके पास आ जाता, लेकिन ऐसा तो नहीं हो रहा, ये इसके पास आ रहा, उतना भाग रहा, उतना ही दूर क्या हो रहा, ये भाग रहा। क्या ये चीजें क्लियर है? थर्ड क्या था? वापस आ गया। वापस क्यों आया? हाँ, रिपल्सन क्राइटेरिया कह सकते हो, लेकिन उसका रीजन नहीं है। क्या हुआ कि ऑलमोस्ट जो मास है वो कहाँ मौजूद है? सेंटर पर, और इसका वॉल्यूम नेग्लिजिबल है। देख लो, नेग्लिजिबल है, मतलब इस एटम का सारा मास कहाँ पर है? न्यूक्लियस में, और वॉल्यूम इसका नेग्लिजिबल है। इसका मतलब है कि ये बहुत ही हाईली डेंस मटेरियल होता है। न्यूक्लियस क्या है? हाईली डेंस है, और हाईली डेंस मटेरियल से जब कोई चीज़ टकराएगा तो वो क्या होगा? रिटर्न बैक आएगा, बाउंस बैक होगा। देना WWE वगैरह में जब बिग शो को अगर रे मिस्टीरियो टाइप का अगर मारे धक्का तो क्या होगा? बाउंस बैक आएगा। क्या आएगा? बाउंस बैक आएगा। तो ये इसलिए क्योंकि यहाँ पर सामने में क्या है? हाईली डेंस है ना, या हेवी कह सकते हो पार्टिकल। तो थर्ड पॉइंट लिखना, न्यूक्लियस इज ए हाईली डेंस मटेरियल। न्यूक्लियस इज ए हाईली डेंस मटेरियल, रीजन ब्रैकेट में लिख लो, ऑलमोस्ट मास इसी में है ना, लिखना, इट कंटेन्स ऑलमोस्ट मास, इट कंटेन्स ऑलमोस्ट मास, और क्या हो जाएगा? हैव मिनिमम वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है इसका? मिनिमम होता है। तुम सोचो कि इसकी मास और इसमें जब कंपेयर करोगे ना, क्योंकि ये तो रेडियस है न्यूक्लियस का, और तुम स्पेरिकल है तो क्या हो जाएगा? 4/3 πr³ हो जाएगा। तो ये 10⁻⁻45 में चला जाएगा, और एक एटम का मास कम से कम AMU तो लोगे, एक AMU कितना हो जाएगा? 10⁻24। तो 24 ऊपर में है, -45 ऊपर में, सीधे 10⁻21। और इमेजिन करो इसका डेंस कितना होता है। तो ये हाईली डेंस होता है, इससे जब टकराएगा तो वो क्या होगा? ये वापस ही आएगा। इसलिए जब इसकी जो फिजिकल केमिस्ट्री का सबसे बेस्ट बुक माना गया है एटकिंस, है ना, और ये नहीं कि खरीद लेना तुम लोग, है ना, एटकिंस का एक बुक आता है, तो ये सबसे बेहतरीन बुक में माना गया है फिजिकल केमिस्ट्री में। फॉरेन ऑथर के किताब में एक खासियत होता है, चाहे तुम रेस्निक हेलिडे वगैरह भी देखोगे, फिजिक्स में एक बुक आती है, खरीद नहीं लेना, कभी शौक मिले तो देखना किसके कंटेंट में और हम जो बुक पढ़ते हैं उस कंटेंट में क्या डिफरेंस है। ये सब शौकियाना चीज़ें है ना। तो उसमें क्या है, कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें, इंटरेस्टिंग चीज़ें है रहता है कि जो तुमको सब्जेक्ट के प्रति इंटरेस्ट लाता है। एटकिंस में देखो एक चीज़ बहुत अच्छे से लिखा हुआ है, इसका कंपैरिजन कराया है अल्फा पार्टिकल इसका, कि 1300 कुछ ग्राम का, 1300 कुछ केजी का एक बड़ा सा लोहे का एक बॉल है, स्पेयर है, कितना? 1300 केजी से ज़्यादा का। अगर एक एप्पल ले और उससे जाकर के टकराए तो क्या होगा उसका स्थिति? हाँ, तो वही स्थिति किसका हुआ? ये अल्फा पार्टिकल गया, उससे टकराया, और क्या हो गया? वापस आया। तो मान लो 1300 केजी का एक है, उससे एक एप्पल को टकराए तो वो क्या होगा? बाउंस बैक ही आएगा, एक तरीके से कह दो, या उसका चिथड़ उड़ जाएगा। तो यहाँ पर भी कुछ वैसे ही तरीके हो। इसका मतलब है कि ये उसके एप्पल के कंपैरिजन में 1300 केजी क्या हो गया? बहुत हेवी हो गया। उसको हम समझाएंगे भी 1300 केजी क्यों यूज किए, 1300 केजी क्यों यूज किया, उसके बारे में कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पर ये जब इससे गया तो टकराया, तो हाईली डेंस मटेरियल है, तो ये क्या हो जाएगा? सही है, ये वापस आ जाएगा। तो तीनों ऑब्जर्वेशन, तीनों कंक्लूजन समझ में आया सभी बच्चों को? इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन का तुमको चर्चा ही नहीं किया। इलेक्ट्रॉन कहाँ गया? इलेक्ट्रॉन को धक्का मारा तो कहाँ गया? डिबेट हुआ तो कहाँ गया? इलेक्ट्रॉन कहाँ गया? क्या नींद आ रहा तुमको? हाँ, सब चला दो, क्या जाओ। क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन कहाँ गया? हाँ, नहीं, देखो समझाते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है?
9.1 ठीक है। और अगर हम बात करते हैं हीलियम का, तो इसका मास क्या होता है एक एटम का? 4 AU, मतलब ये, और 1 AU कितना होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन? 1 AU कितना होता है 1840, कुछ बुक में 1838 भी लिखा हुआ है ना, तो अब उतने नहीं करना है उस पर, तो ये होगा। तो यहाँ पर कह सकते हो कि हीलियम जो है वो 4 × 1840 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ये कितना हो जाएगा? मतलब जो अल्फा पार्टिकल है वो इलेक्ट्रॉन से कितना टाइम्स हेवियर है? ऑलमोस्ट 8000। और ये हाई वेलोसिटी से उसको धक्का मारेगा तो टिकेगा? कहाँ टिकेगा, उड़ गया। यही चीज़ है। अब सुनो, एक एप्पल का मास कितना रहता है अप्रॉक्स? 150 ग्राम, और 1300 kg में कंपेयर करो, लगभग इसी के आसपास में आ रहा है, उसी के आसपास में आ रहा है। तो वहाँ पर ये बोला कि सर इलेक्ट्रॉन की स्थिति क्या हुई? एटकिंस वाले बुक में रदरफोर्ड के बारे में बहुत अच्छे से दिया हो कि इलेक्ट्रॉन का क्या स्थिति, तो कंपेयर कराया है उसमें कि एक एप्पल है और इस एप्पल के ऊपर में 1300 kg का लोहे का बॉल गिर जाए, तो जो एप्पल की स्थिति होगी ना, वही स्थिति किसका हुआ? इलेक्ट्रॉन का। इसलिए रदरफोर्ड मॉडल में कहीं भी इलेक्ट्रॉन के बारे में कुछ भी इस तरीके की चीज़ें नहीं है। इलेक्ट्रॉन तो होगा ना भाई इधर उधर कहीं पर, लेकिन अल्फा पार्टिकल इतनी धक्का से मारेगा, कहाँ रहेगा वो सबका। तो कुछ रदरफोर्ड थ्योरी समझ में आया? हाँ, चलो लिखना। According to Rutherford, according to Rutherford, nucleus contains proton and neutrons. Nucleus contains protons and neutrons, which is collectively known as न्यूक्लियॉन। न्यूक्लियॉन क्या होता है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के सम क्यों कहते हैं, ये ध्यान में। न्यूक्लियॉन नाम क्या है? न्यूक्लियॉन, उसको कलेक्टिवली कहते हैं न्यूक्लियॉन। उसी में कंटिन्यूटी में लिखना कि इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। Electrons are revolving around the nucleus due to electrostatic force of attraction. Due to electrostatic force of attraction, जो कि इस थ्योरी को रिजेक्ट किया जाता है। अभी तक सब ठीक था, जो बाद में जो हम लिखाने लगे हैं ना, कंक्लूजन के बाद जो लिखा रहे हैं, वो रदरफोर्ड की थ्योरी उसको रिजेक्ट कर दिया है ना। रदरफोर्ड की थ्योरी जब पढ़ते हैं तो बहुत लगता है कि अरे रदरफोर्ड बहुत नॉलेजेबल आदमी था, इसको इज्जत करनी चाहिए। देखिए नील बोर आएगा, इसको उड़ा देगा, बोले कुछ नहीं है उसमें, कुछ नहीं है। तो यहाँ पर कह रहे, लास्ट पॉइंट क्या लिखा है? ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और इसमें एक और लिखना, इट ऑल्सो हेल्प्स टू कैलकुलेट द न्यूक्लियस रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। It also helps to calculate radius of nucleus, और एक कहीं पे फॉर्मूला आपको मिलेगा कुछ इस तरीके का। क्या मिलेगा? Rn इक्वल टू R0 a का पावर 1/3। ए क्या है? एटॉमिक मास। क्या है? एटॉमिक मास। ये R0 क्या है? ये कहीं कहीं पर मिलेगा कुछ इस तरीके से 1.4 फर्मी होता है। 1.4
4 फर्मी। एक क्वेश्चन लिखो तो, फाइंड द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, है ना, फाइंड द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस फॉर कॉपर, कॉपर के लिए निकालना है, फाइंड द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस फॉर कॉपर, फाइंड द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस फॉर कॉपर। कॉपर का एटॉमिक मास मान के चलो 64 लेना है। बस ये कि ऐसे क्वेश्चन अगर पूछ दे तो कैसे अप्लाई करोगे। 5.6 फर्मी आ रहा होगा ना, तो आर एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1.4 इंटू 10 का पावर -15 और इस 64 का पावर क्या हो जाएगा 1/3, ये 4 आ जाएगा, तो 4 ये क्या आ जाएगा 5.6 इंटू 10 टू द पावर -15 मीटर या फर्मी। तो कैसे यूज करना ये चीजें क्लियर है। इसका लिमिटेशन अभी नहीं पढ़ेंगे, बात समझ में आ रहा। इसका लिमिटेशन कब पढ़ेंगे, जब बोर्स एटॉमिक मॉडल स्टार्ट होगा। जैसे ड्रॉबैक या लिमिटेशन ऑफ इंदिरा गांधी जवाहरलाल नेहरू कब सुन रहे हो, अभी ना सुन रहे हो, जब मोदी जी आए हैं 10 साल 20 साल बाद फिर सुनोगे ड्रॉबैक्स ऑफ मोदी। तो ये चीज़ें अभी नहीं आएगा, कुछ समय के बाद होगा, तब तो कोई ना कोई क्या करेगा, राइज करेगा। बात समझ में आ रहा ना। तो यहीं से इस थ्योरी को रिजेक्ट करेगा और फिर किसका राइज होगा, नील बोर का। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पर आए, यस और नो।